नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे प्यारे दर्शकों, देश के अंदर जाति की बात हो रही है। चुनाव, उपचुनाव, कहीं पे उपचुनाव है, कहीं पे आम चुनाव है। सर्वोच्च अदालत में जो उनके मुख्य न्यायाधीश हैं वो बदल गए, लेकिन जाते जाते क्या कर गए। और रही बात ये, बहन मायावती जी ने सर्वोच्च अदालत के एक फैसले को काफी धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश के मामले में फैसला आया कि जो मदरसा है वह संवैधानिक है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए जगह दी हुई है, तो मदरसा कहीं असंवैधानिक नहीं है, इसलिए इसके ऊपर सरकार कोई जोर जबरदस्ती ना करे। अब प्रश्न ये उठता है, हम कौन सी सिद्धांत को मानकर चले। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, बहुजन समाज और बहुजन समाज में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको लिया, वे तमाम डिप्रेस क्लास, जो शोषित वंचित वर्ग है, जो देश की लाभ और उनके योजनाओं का लाभ से वंचित हो जाते हैं, सरकार जिनके ऊपर ध्यान नहीं देती, उन तमाम लोगों को, गरीब लोगों को इकट्ठा करके मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था, बहुजन समाज। जब बहन मायावती जी का शासन काल आया 2007 से 2012 के बीच में, तो बहन मायावती जी के सामने जब बहुत सारे गरीब, अपर कास्ट जिन्हें आप ब्राह्मण कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, उनमें भी बहुत सारे दरिद्र नारायण गरीब लोग, वंचित लोग सामने आ गए। और उन तमाम समस्याओं को देखते हुए बहन मायावती जी ने कहा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। गरीबी जात को देखकर नहीं आती और कोई भी जात अछूत नहीं होता। अछूत तो आपने और हमने किया है, वंचित आपने और हमने सबने मिलकर किया है, उनको इग्नोर किया। बहन जी ने कह दिया, नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन आज आपको मैं एक एक करके बातें बता रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अब जातियों के नाम लेने लग गए हैं। केवल आप एससी से काम चलने वाला नहीं है। अगर एससी है, उसमें आपको पासी, चमार, पासवान, बहुत सारे जो है डोम, सब कुछ बताना पड़ेगा। और इस तरह की राजनीति हमारे देश में हो गई है, और जहां से शुरू हुई है वहीं पे कुलबुलाहट है। भाजपा ने जाति जाति करना शुरू कर दिया, और जाति के आधार पे उन्होंने जो है हिंदुत्व का भी नारा दिया, ताकि तमाम हिंदुओं को इकट्ठा करके हम वोटों का दुर्विकरण करें। वही उनके लिए समस्या बनती गई। भाजपा के जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये कहना पड़ गया कि हम ओबीसी से हैं। उनके नेता कहने लग गए, हम ओबीसी से हैं। हमारे दर्शक क्या ये बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उनके बीच में जितने भी प्रधानमंत्री आए, मैं नेहरू जी को भी शामिल कर लेता हूं, किसी ने कहा कि मैं कौन सी जाति से हूं और प्रधानमंत्री किस जाति का है, कभी ये नारा लगा? किसी को पता भी नहीं होगा। आपको एक बात बता देते हैं, हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, अगर किसी भाई को पता नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि देश के राष्ट्रपति हुए के.आर. नारायणन। और के.आर. नारायणन शेड्यूल कास्ट से थे, कभी हल्ला गुल्ला नहीं मचा। लेकिन जब से भाजपा की शासन आई, इन्होंने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, और उसके आगे एक उपनाम दे दिया कि हमने देश को दलित राष्ट्रपति दिया। यानी राष्ट्रपति पद जो है वो अपने आप में भारी भरकम है, उसके साथ दलित जोड़ा गया। इसे आप भेदभाव नहीं तो और क्या कहेंगे, उपेक्षा का भाव नहीं। कहने का मतलब यह, एक अलग प्राणी है, एक विचित्र प्राणी, जिनको एक नाम दिया जाता है। झारखंड में चुनाव हो रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां के आदिवासी समाज में भी संथाल, मुंडा, उराव, इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति इस लोकतंत्र की क्या हो सकती है? सवाल उठता है। और जो नेता प्रतिपक्ष है पार्लियामेंट में, राहुल गांधी जी जाकर कहते हैं हम आपको आदिवासी कहते हैं, और वे
आपको बनवासी कहते हैं। यानी इस देश के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है, भरपेट भोजन का हक नहीं है, पूरे देह कपड़ा पहनने का हक नहीं है। सबसे पहले उससे उसकी जाति पूछो, जाति बतानी पड़ती है। जातियां चुनाव में उपयोग होती है, जाति बताकर वोटों का ध्रुवीकरण होता है और जनता ये कहती है ये हमारे नजदीकी हैं, चाहे किसी भी जात के हो। जब समस्या होगी तो हम इन्हीं के पास जाएंगे, यही हमारा सुनेंगे, हम तो अपने नजदीकियों का ही वोट करेंगे। इस तरह के भी समस्याएं सामने आ रही है। कहने का तात्पर्य यह, कहीं पर क्षेत्रवाद का नारा है, कहीं पर जातिवाद का नारा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये पहले से आ रही है, ये वर्ण व्यवस्था, ये 4 वर्ण ही हुआ करते थे। उसके बाद कबीलाई लोगों ने अपनी अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए जातियों का नाम लिया है, जाति बनाया है, जाति में उपजाति। बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई तो एक आशा की किरण दिखाई दी, चलो भाई जातिगत जनगणना से ये पता लग जाएगा कि शेड्यूल कास्ट कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, माइनॉरिटीज के कितने हैं, जनरल के कितने हैं। संविधान में यही जातियां हैं और लोगों को आशा भी हुई। लेकिन उस आशा के ऊपर पानी तब फेरा गया जब शेड्यूल कास्ट में 50 अलग अलग जातियों के जातिगत जनगणना हुई और फिर डिमांड हुआ कि हम 4% हैं, हम 5% हैं, हमारी जो है नेतृत्व, हमें जो है नेतृत्व का जो है भार दिया जाए, हमें भागीदारी दिया जाए जो है लोकसभा में, विधानसभा में। तो फिर वही राजनीति की भेंट चढ़ गई। कहने का तात्पर्य है कि शेड्यूल कास्ट टोटल कितने हैं इसकी गणना होनी चाहिए थी। शेड्यूल ट्राइब्स टोटल कितने हैं, ओबीसी टोटल कितने हैं बिहार में, इसकी गणना होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि यादव कितने हैं और कुर्मी कितने हैं, इस तरह की जनगणना कर दिया गया। और यादवों का नेता कौन होगा और कुर्मी का नेता कौन होगा। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी से है, तो मैं आपको बता दूं कि जहां मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं, उस ओबीसी में भी लोग कहते हैं नहीं भाई प्रधानमंत्री जी तो तेली जाति से है, और तेली उनको बड़ा पसंद करता है, बाकी ओबीसी के लोग जो है उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह, इस देश का विकास के ऊपर चर्चा नहीं है, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो मतलब आम चुनाव हो। और मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 8 जगह जो हमने देखा है, या तो भाजपा जीत रही है या बसपा जीत रही है। अगर आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, भर भर के आलोचना आप मेरा कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि तुम तो बसपा के समर्थक हो, बसपा का जो है राग अलापते हो। अब आज मैंने भाजपा का भी बोल दिया, तो आप उसका भी नाम दे सकते हैं। लेकिन सच यही है कि भाजपा के पास टूल्स है, उनके पास ईवीएम है, उनके पास शासन है। और जो बहन मायावती जी ये कहती है सर्व समाज, सर्व को हम लेकर चलेंगे, हर छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करना। पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट किया कि 27,000 स्कूल अगर यूपी सरकार बंद करेगी तो गरीब के बच्चे कहां जाएंगे। गरीब कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि चमार के बच्चे कहां जाएंगे और पासवान के बच्चे कहां जाएंगे, उन्होंने कहा गरीब के बच्चे कहां जाएंगे। ये सवाल था बहन जी का। और उत्तर प्रदेश सरकार इस इमोशनल अपील को देखते हुए डर गई या भयभीत हुई अथवा उनको वाजिब लगा, उन्होंने इस आदेश को वापस ले लिया। कहा नहीं ये गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि उनका जो आरोप है कि ये शिक्षा के मंदिर को बंद करेंगे और जहां दान पेटी रखी हुई है, जहां पर बाबा बैठे हुए हैं, उसको ये बढ़ावा देंगे। ऐसा होता, एक स्लोगन बन जाती। लेकिन बहन मायावती जी एक वरिष्ठ लीडर हैं, वो गरीबों की बात करती हैं, वो सर्व समाज की बात करती हैं, पर्टिकुलर किसी खास जाति की वो बात नहीं करती हैं। लेकिन देश के वरिष्ठतम लीडर जो है अब जातियों में जाति पूछ रहे हैं, उपजाति पूछ रहे हैं
क्या आपको लगता है क्या इस देश का जो लोकतंत्र है, जो विकास है, क्या सही दिशा में है, सही दिशा में जा रहा है? कहने का तात्पर्य है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। वो डिफाइन करते हैं बड़ा आराम से कि हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब हुआ मूल निवासी, धरती के पहले वासी। आप सबसे पहले आए हैं, जंगल जल जमीन पर आपका अधिकार है, हम आपको आदिवासी कहते हैं। इतना बिल्कुल क्लियर करते हैं, व्याख्या कर करके बताते हैं। वे आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से अंग्रेज कहा करते थे वाइल्ड मैन, वनवासी, जंगली, इस तरह से भाजपा आपको कहती है वनवासी। तो इस तरह से द्वेष पैदा करके, गुस्सा दिला के जनता से वोट तो बटोरा जा सकता है, लेकिन उन आदिवासी बच्चों के लिए राहुल गांधी जी ने क्या किया? राहुल गांधी जी आज जो अच्छी बातें करें उनकी अच्छाई है। वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हाथ में संविधान को लेकर चलते हैं, लेकिन पिछले 70 सालों में अगर वो सही तरह से आरक्षण को इंप्लीमेंट करते, शिक्षा का कांग्रेस प्रचार प्रसार करती, गरीबों के बगल में खड़े हो जाते, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये बुरा हाल जो है समाज का ऐसा नहीं होता। उधर महाराष्ट्र के अंदर जो आम चुनाव है विधानसभा का, वहां बागियों से परेशान है। कहने का तात्पर्य यह है, जो शिंदे गुट है, जो पवार गुट है, वह भी परेशान कर रहा है अपने गठबंधन को। उधर राज ठाकरे का बड़ा कड़क, और हम उसको अच्छा बयान नहीं मानेंगे, वो कहते हैं कि मुझे सत्ता दे दो, हम मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर बंद कर देंगे। तो जो संविधान के अंदर आस्था का अधिकार है, अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, उन तमाम संवैधानिक अधिकारों का वो हनन कर देंगे। क्या संविधान के खिलाफ वो काम करेंगे? और रही बात ये, जब आप बिहार में उपचुनाव देखते हैं 4 सीटों का, रोज खबरें आ रही है, नीतीश कुमार तो अब निकल लिए, नीतीश कुमार तो अब गए। वहां एक और समस्या है, मुकेश साहनी बिल्कुल हिलमडोल में है कि अभी वो एनडीए के साथ हैं अथवा जो है इंडिया गठबंधन के साथ, जबकि उनके पास कोई सांसद नहीं है और किसी सांसद से वो कम भी नहीं समझते हैं। विधानसभा का जब चुनाव होगा तो चिराग पासवान अपने 5 सांसद के हिसाब से 35 विधायक मांग करेंगे, 35 सीट, और उतना ही सीट मुकेश साहनी भी मांग करेंगे, चाहे भले ही वो चिराग पासवान की तरह मजबूत हो अथवा ना हो। इधर आरजेडी और नीतीश कुमार की जो मतलब नजदीकियां हैं वो बढ़ रही है। हंसी मुस्कुराहट, जो कुटिल मुस्कान जिसे कहते हैं, वो शुरू हो चुका है और इससे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार हिस्सा बन जाएंगे। और जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो क्या होगा? आरजेडी और जदयू 2 मजबूत दल नजदीक आ जाएगा। वहां पर कांग्रेस और जितने भी छोटे छोटे दल हैं, जैसे जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश साहनी हैं, चिराग पासवान हैं, ये सब के सब दूर खड़े नजर आते हैं, 1-1, 2-2 सीट के मालिक बन जाते हैं। अब तो प्रशांत किशोर भी आ गए और आरसीपी सिंह। इस उपचुनाव में अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कुछ सीट निकाल पाई या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग बता रहे हैं। कल तक हमने न्यूज दिया था कि भाजपा और बसपा में टक्कर है रामगढ़ सीट पर, लेकिन माहौल बदल गया है। अब बसपा और जनसुराज में टक्कर हो गया है, भाजपा अब जो है रेस से बाहर हो गई है और प्रशांत किशोर अपनी स्ट्रेटजी से चाहते हैं कि बसपा के कैंडिडेट को हराया जाए। एक बात और बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को हराने का मतलब है कि हमने कैडर वोट को हरा दिया, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है और जो इनका कैडर वोट होता है वो हिलता नहीं है, इधर से उधर कहीं नहीं जाता। आप लाख जो कुछ भी कह दें, लेकिन बसपा के जो कट्टर समर्थक हैं,
जो कैडर वोट है वो हिलता नहीं है। ऊपर से पिंटू सिंह जैसे विधायक मतलब कैंडिडेट, अंबिका यादव के परिवार के दबंग व्यक्ति और बसपा का जो है उनके ऊपर गमछा हो, झंडा हो, पूरी की पूरी माहौल गर्म हुआ पड़ा है। और जनसुराज ने जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाई थी, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव सबको काटने की कोशिश की, लेकिन लेटेस्ट जो खबर निकल कर आई कि अब बसपा और जनसुराज का टक्कर है, आरजेडी और भाजपा भी, दोनों, भाजपा भी फेंका गया है, रेस से बाहर हो चुका है। अब देखना यह है कि गिनती के दिन पता लगेगा कि जनसुराज ने सीट निकाल ली या बसपा ने निकाल ली, क्योंकि जनसुराज बिल्कुल नई है, बसपा वहां पे जमी जमाई है। और बहन मायावती जी भी काफी एक्टिव हो गई हैं, जैसे कि आकाश आनंद जी ने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया कि मैं अब जिला वाइज घूम घूम कर प्रखंड स्तर पर बसपा के कार्यकर्ताओं को मजबूत करूंगा। अगर ऐसा होता है तो वाकई 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन आने से कोई रोक नहीं सकता है। बस मेहनत की जरूरत है, सब के सब एक्टिव हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।